टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, एक सेंटेंस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बताइए कितने टाइप का होता है एक सेंटेंस, कितने टाइप का होता है बेटे। ये पेपर हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, एक पेपर में ऑप्शन आए थे 1 2 3 4, एक पेपर में ऑप्शन आए थे बेटा 5 6 7 8। ये पेपर दो अलग अलग क्वेश्चन में हिंदी में पूछा गया था, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, अब चीज कॉमन है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग बताइए बेटा, इन ऑप्शनों में से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। देखो एक ऑप्शन तो ये बेटा 3, अगर ये वाले ऑप्शन मिलते हैं, ये वाले ऑप्शन मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटे 8। आई बात समझे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है बेटा वो 3 भी होते हैं और वो 8 भी होते हैं। ठीक है, वो 3 भी है और वो 8 भी है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, अब समझना 3 कैसे होते हैं और 8 कैसे होते हैं। ठीक है, ये 8 टाइप होते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक है, कि एक सेंटेंस आपको कैसा मीनिंग प्रोवाइड करता है, एक सेंटेंस आपको कैसा मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीनिंग के बेस पे कितने टाइप में होता है बेटे सेंटेंस 8। कौन कौन सा? सिंपल हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी हुआ, ठीक है, इंपेरेटिव हुआ। ये एक मीनिंग कैसा प्रोवाइड करता है सेंटेंस, उसके बेस पे देखा जाए तो कितने टाइप होते हैं 8। ठीक है, एक होता है बेटे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एक होता है बच्चे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, कि एक सेंटेंस को बनाया कैसे गया है, एक सेंटेंस को बनाया कैसे गया है, बनाया गया है उस हिसाब से कितने टाइप होते हैं बेटा 3। आई बात समझे। तीनों के नाम लिखिए बेटे, क्या क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 टाइप होते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। ये 3 टाइप होते हैं बच्चे, कैसे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई कैसे है, उसके बिहाफ पे देखा जाए तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं बेटे 3। तीनों के नाम लिख लिए बेटा, क्या क्या नाम है तीनों के? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। मैं ये पक्का दावा तो नहीं करता कि हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है बेटे। एक सेंटेंस लिख दिया गया क्वेश्चन के रूप में और ऑप्शंस में ये 3 नाम एक और उठा लिया कोई भी, तो आपको बताना पड़ सकता है कि लिखे हुए सेंटेंस को देख करके कि ये सिंपल है, ये कंपाउंड है या ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप में से कितने बच्चों को पता है सिंपल किसे कहेंगे? मैं खाना खा रही हूं, सिंपल किस एंगल से बेटा? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। बहुत अच्छे गुड़िया, तो इस पॉइंट को बेटा थोड़ा और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दो। ये हटा दो बेटा, क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत नहीं फिलहाल। वॉइस का चैप्टर जो हम समझेंगे वो वॉइस डिपेंड करता है फॉर्मेशन के हिसाब से। सिंपल हमने सारे कन्वर्ट किए बेटा, नेगेटिव हमने समझा, इंटेरोगेटिव हमने समझा, तो इनका वॉइस हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अब पेंडिंग है बेटा इनका। ठीक है, तो देखिए शाबाश, सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है बेटे? एक एग्जांपल से सीखना आप ये चीज। किसी ने कहा अनिल इज प्लेइंग चेस, अनिल इज प्लेइंग चेस। ये फॉर्मेशन से सिंपल है बेटे, ये क्या है? फॉर्मेशन से सिंपल। अब सिंपल क्यों है बच्चे, उसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा सभी।
यहां पर इस सेंटेंस को दो ही पार्ट्स में तोड़ा जाएगा बेटा। इस पूरे सेंटेंस को कितने हिस्से में तोड़ा जाएगा? दो। एक हिस्से में इसका सब्जेक्ट आता है बेटा, एक हिस्से में क्या आता है बेटे? इसका सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा है उस पूरे हिस्से को हम कहते हैं बेटा प्रेडिकेट। क्या कहते हैं इस हिस्से को? प्रेडिकेट। समझना ध्यान से, आई बात समझे? तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और बाकी सारा उसका क्या हो बेटा? प्रेडिकेट। आई बात समझे? देखो हिंदी में ये चीज आपने पढ़ी होती है बेटा, 7वीं 8वीं की व्याकरण में पढ़ाई जाती है चीजें। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग को हमने कहा था उद्देश्य, क्या नाम दिया था? उद्देश्य। और दूसरे एक बचे हुए भाग को क्या नाम दिया था बेटा? हाँ, तो उद्देश्य जिसको कह रहे थे वो एक्चुअल में हिंदी में क्या कहलाएगा बेटा? और वाक्य का वो हिस्सा जो उद्देश्य के बारे में कुछ आपको बताने का काम करता है उसको आपने हिंदी में क्या नाम दिया था बच्चों? विधेय। तो ये वाला पार्ट जिसको विधेय कहते हैं, अब उसको क्या पढ़ना बेटे? प्रेडिकेट। आई बात समझे? तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और बाकी सारा उसका क्या होता हो? प्रेडिकेट, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कैसा सेंटेंस कहते हैं बेटा? सिंपल फॉर्म, सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल सेंटेंस। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई बच्चे, क्लियर है? कोई डाउट किसी को बेटा? सिंपल को समझ लिया बेटा? सिंपल को समझ लिया बेटे? क्लियर है? तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन लिखो, अ सेंटेंस इन विच अ सब्जेक्ट इज गिवन विद इट्स प्रेडिकेट। अ सेंटेंस, जल्दी लिखो थोड़ा सा, अ सेंटेंस इन विच अ सब्जेक्ट इज गिवन with its predicate। A sentence is given with its predicate, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो हिंदी में लिखे बेटा। एक ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट, एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक सब्जेक्ट अपने प्रेडिकेट के साथ लिखा जाए, ठीक है, अपने प्रेडिकेट के साथ लिखा जाए, ठीक है। अब सिंपल शब्दों में इसको समझ भी लो बेटे, सेंटेंस में जिस किसी का वर्णन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन चल रहा है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी डिस्क्राइब किया गया वो सारा का सारा क्या बेटे? प्रेडिकेट, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा बेटे, प्रेडिकेट तभी वैलिड है जब उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ब आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? एक वर्ब। अगर सब्जेक्ट के लिए कोई किसी प्रकार की वर्ब अवेलेबल नहीं होती तो वो हिस्सा सेंटेंस का प्रेडिकेट नहीं कहलाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया सबको? पक्का। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आया, रमन इज प्लेइंग चेस एंड सुनील इज स्लीपिंग। रमन इज प्लेइंग चेस एंड सुनील इज स्लीपिंग, ठीक है। ये दो सेंटेंस एक साथ समझने बेटा, एक तो ये और एक दूसरा और मैं यहां लिख लेता हूं। हमने लिखा सुनील डिडंट नो, सुनील डिडंट नो दैट रमन had stolen his money। अभी मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं बेटा। क्या लिखे हैं? दो सेंटेंस, ठीक है। इनको समझने से पहले 2 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एक चीज के ऊपर लगाएंगे बेटा। इधर ध्यान दीजिए, शाबाश। आप इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट किसको मानते हैं बेटा? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स को कंबाइन करने से आप किस चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा? वर्ड्स का। वर्ड्स को कंबाइन करने से क्या बनते हैं बेटा? सेंटेंस। क्या बनते हैं? सेंटेंस। और उस सेंटेंस में हम कुछ एक वर्ड्स को टारगेट कर ले, उसी सेंटेंस में हम कुछ एक वर्ड्स को क्या कर ले? टारगेट। माने अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने ले लिया बेटे। क्या ले लिया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जैसे रेंडमली आप कोई भी शब्द उठा लीजिए। यहां पे मैंने 3 शब्द उठा लिए, चेस एंड सुनील, ये 3 शब्द मैंने उठाए। क्या इन शब्दों में कोई वर्ब आपको नजर आ रहा है बेटे? कोई वर्ब उसका सब्जेक्ट नजर आ रहा है? नहीं।
तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेटा फ्रेज। क्या कहते हैं उसको? फ्रेज। आई बात समझे? अब मैं दूसरा कलेक्शन दिखाता हूं आपको। यहां इज प्लेइंग एक वर्ब अवेलेबल है बेटा। हु इज प्लेइंग? रमन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। तो वाक्य का वो हिस्सा जिसमें एक वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिल जाती है उसको हम कहते हैं बेटा क्लोज। क्या कहते हैं बेटे? क्लोज। समझे? वाक्य का वो हिस्सा जिसमें एक वर्ब अपने इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है क्या कहलाएगा? क्लोज। इस वाक्य में एक क्लोज है, एक आदि और ध्यान देना बेटा। और है कहां बेटे? इज प्लेइंग वर्ब हो गया, सुनील इसका क्या बेटे? सब्जेक्ट। तो यहां पर भी क्या बन गया बेटे? क्लोज। क्या बन गया यहां पर? क्लोज। समझे? अब इस सेंटेंस में क्लोज है या नहीं जरा चेक करो। शाबाश। नीचे वाले में, नीचे वाले में सेंटेंस में क्लोजेस हैं या नहीं जरा चेक करो। है? कहां है बेटा? गुड़िया फर्स्ट बेंच, आप बताएं बेटा। देख, डिडंट नो वर्ब है। क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट आपके पास है सेंटेंस में? कौन नहीं जानता? सुनील। तो सुनील वो सब्जेक्ट है जो नहीं जानता। सब्जेक्ट और वर्ब मिलने से वाक्य के हिस्से को हमने क्या नाम दिया बेटा? क्लोज। आई बात समझे? एक क्लोज और है बेटा। हैड स्टोलन वर्ब है और इस स्टोलन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है बच्चे? रमन। तो यहां पर ये भी क्या बन गया बेटे? एक क्लोज। तो मैंने अभी आपके सामने कितने सेंटेंस लिखे हैं भाई? 2। और दोनों में कितनी कितनी क्लोजेस अवेलेबल है? 2-2। ठीक है। एक सेंटेंस की क्लोज ऐसी है कि आप अगर एक बोल दोगे ना उनमें से तो बाद वाली बोलना कोई जरूरी नहीं है बेटा। दोनों में से कोई सी एक बोल दो, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। आई बात समझे? समझना, अगर मैं सेंटेंस सिर्फ यहां तक बोलूं रमन इज प्लेइंग चेस, तो मुझे बाद वाला बोलना जरूरी है क्या? नहीं है ना। चलो मैं ये लास्ट वाली क्लोज को अलग से बोलता हूं। मैंने कहा सुनील इज स्लीपिंग, क्या मुझे पहले वाली क्लोज बोलना जरूरी बेटे? तो ये दोनों क्लोजेस डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। ये दोनों क्लोजेस क्या है बेटे? इंडिपेंडेंट। आई बात समझे? तो लिखो डेफिनेशन कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड की डेफिनेशन लिखिए बेटा। अ सेंटेंस हैविंग 2 or more than 2 independent clauses. A sentence having 2 or more than 2 independent clauses. A sentence having 2 or more than 2 independent clauses are called, is called a compound sentence. Is called a compound sentence. ठीक है। अब बेटे इंग्लिश में लिख लिया सबने। अब जो हिंदी में नोट्स बनाते हैं वो लिखे। एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, एक ऐसा वाक्य है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लॉजेस अवेलेबल हों। स्वतंत्र क्लॉजेस अवेलेबल हों। 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र क्लॉजेस क्या हो बेटा? अवेलेबल। ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा बेटे? कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाएगा बेटे? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। एक हिंट मैं आप सबको देता हूं बेटे, जो कंपाउंड सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस होंगी उनको जोड़ने के लिए, जैसे यहां देखिए बेटा कौन सी कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ बेटा? एंड का। आई बात समझे? तो यहां फैन बॉयज नाम आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्या नाम याद रखना पड़ेगा बेटे? फैन बॉयज। इस फैन बॉयज वर्ड में कितनी कंजक्शन आती है बेटा? 7। कौन कौन सी बच्चे? एफ का मतलब ए से बेटा, एन से, नॉर बी से, बट ओ से, वाई से और एस से। तो ये 7 कंजक्शन होती है बेटा जो मेनली यूज्ड आपको मिलेंगी कौन से सेंटेंस में? कंपाउंड सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आप
कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं? कोऑर्डिनेट। कितने होते हैं कोऑर्डिनेट? बेसिकली 7। किस नाम से याद रखा जाएगा बेटा? फैन बॉयज। आई बात समझिए। तो बताइए कंपाउंड नाउन के कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के कर लोगे? कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई पक्का? किसी का कोई डाउट बेटे? क्लियर है? अब इस नीचे वाले सेंटेंस पे आ जाइए जिसमें कहता है सुनील डिडंट नो दैट रमन हैड स्टोलन हिज मनी। अब इसकी तरह मैंने भी 2 क्लोजेज अलग अलग बोलने की कोशिश की। मैंने कहा सुनील डिडंट नो, सुनील नहीं जानता था। बताइए बेटे क्या नहीं जानता था? क्या इस क्लोज का अपना मीनिंग कंप्लीट था ना? क्या इसका भी अपना मीनिंग कंप्लीट है या अधूरा है इसका मीनिंग? कैसे पूरा होगा? जब हम सेकंड क्लोज को भी साथ में बताएंगे तब उस पहले वाले का मीनिंग क्या होगा बेटे? कंप्लीट होगा। आई बात समझे? तो इन 2 क्लोजेस को इंडिपेंडेंट कहें या ये डिपेंड कर रही है एक क्लोज दूसरे पर? डिपेंड। आई बात समझे? तो ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता हो जिसमें 2 क्लोज हो, एक क्लोज मेन और दूसरे उसके मीनिंग को क्या कर रही हो बेटा? सपोर्ट कर रही हो। आई बात समझे? तो ऐसे सेंटेंस को क्या नाम मिलता है बेटे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या नाम मिलता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिखिए डेफिनेशन शाबाश। अ सेंटेंस हैविंग a main clause, a sentence having a main clause with its a sentence having a main clause with its a sentence having a main clause with its subordinate clause. A sentence having a main clause with its subordinate clause is called complex sentence. Is called complex sentence. आई बात समझे? हाँ भाई क्लियर है? यहाँ तक जो बच्चे हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो लिखिए बेटा। एक ऐसा वाक्य जिसमें एक मेन क्लोज अपनी सहायक क्लोज के साथ लिखी जाए।